तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इंग्लिश की सुपर मैराथन आपके लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम 120 प्रश्नों को करवाने वाले हैं। और ये केवल 120 प्रश्न नहीं रहेंगे, हर प्रश्न के आपको आंसर दिए जाएंगे और हर आंसर का डिटेल में सॉल्यूशन दिया जाएगा कि किस रूल को फॉलो करते हुए इसका आंसर आ रहा है। यानी कि आपके सामने 120 क्वेश्चन, 120 आंसर और 120 इंग्लिश के रूल्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। इससे पहले हम ऑलरेडी जो है आपका नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के 500 प्रश्न करा चुके हैं, साथ ही साथ में कंप्यूटर के 450 प्रश्न करा चुके हैं और भी सभी सब्जेक्ट के लगभग 150 200 150 200 करके हमने लगभग 3-3 2-2 3-3 मैराथन करवा दी हैं। तो आप ये सारे वीडियो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीएसआई के नाम से, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, सबसे पहले हम मिक्स 60 प्रश्न कवर करेंगे जो मिक्स रहेंगे पूरा ग्रामर वाले। ठीक है, उसके बाद में जो अगले 60 प्रश्न रहेंगे वो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए, सी डैश टू द जिम एवरी मॉर्निंग, यानी कि वो जो है हर सुबह जिम जाती है। अब ये उसकी आदत हो गई और हम जानते हैं कि अगर कहीं पर भी आदत की बात की जाए तो बनने वाला जो वाक्य होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अब बताइए इसके फिल इन द ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? गो भरेंगे, गोज भरेंगे, गोइंग भरेंगे या फिर गॉन भरेंगे? तो आप जानते हैं एक वचनकर्ता के साथ में हमेशा एस या ईएस लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी गोज टू जिम एवरी मॉर्निंग, यानी कि वो प्रत्येक सुबह जिम जाती है, यह उसकी आदत है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दे दिया, आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। सी एक सिंगुलर वर्ब है और रोजाना की आदत हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ पर बता रहा था, रही थी, रहे थे, जहाँ पर भी आए क्या हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की जो साइक्रिया होती है वो क्या होती है? वाज और वर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दे क्या है? तो दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे? तो बहुवचन के साथ में हमेशा जो है वर का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, वो पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई थी। देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको आगे बताते हैं, उससे पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से आप लोग पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आपने सुपर नोट्स से आए थे, एमपी आबकारी ग्रुप 4 में भी अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आए थे, उसी तरह से एमपी एसआई के एग्जाम में भी अपने सुपर नोट्स से ही सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। जितनी भी मैराथन हमने करा रखी हैं, यानी कि सिविक्स की जो 500 प्रश्न दे रखे हैं वो 500 प्रश्न की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 450 प्रश्न कंप्यूटर के पीडीएफ मिल जाएगी। और आपका हिंदी की ऑलरेडी हम मैराथन करा चुके हैं, हिंदी के लगभग 250 से 300 प्रश्न करा चुके हैं, वो हिंदी के प्रश्न मिल जाएंगे। इंग्लिश की ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितनी भी मैराथन करा रखी हैं वो सारी मैराथन आपको इसी नोट्स के साथ में मिल जाएगी। तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी लास्ट टाइम पर तैयारी करने के लिए। लास्ट टाइम पर आपका कह सकते हैं कि ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए ये सुपर नोट्स आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे? तो छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे, सारी मैराथन की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और आपको एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नोट्स के साथ में ही दी जाएगी। सब लोग सुन लो, जिन लोगों ने नोट्स लिए वो भी सुन लो, बीच में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलती है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे आगे के सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेंगी। अभी कल जो हमने साइंस वाला कराया मैराथन 150 प्रश्नों वाला, उसकी भी पीडीएफ अभी डाल देंगे, डाल दिया शायद है ना, डाल दी भाई, हाँ तो उन्होंने डाल दिया है ना, तो वो भी आप लोग ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं। कल जो हमने वीडियो करवाई थी उसका पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, मात्र 189 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक के नोट्स भी मात्र 199 में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आगे होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए,
तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आई डैश माई होमवर्क येट, यानी कि मैंने डैश मेरा होमवर्क अभी कर लिया है। अब देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर, हैव नॉट फिनिश्ड होगा, हैज नॉट फिनिश्ड होगा, डिड नॉट फिनिश्ड होगा या फिर डू नॉट फिनिश्ड होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हैव नॉट फिनिश्ड का उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वो देख लीजिए, नेगेटिव इसको बनाना था क्योंकि चारों ऑप्शन आपको नेगेटिव में दिए गए थे। देखिए येट का प्रयोग अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है, और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ में हैव लगाते हैं और हमको नेगेटिव बनाना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा हैव नॉट फिनिश्ड। और ये जो पूरा सेंटेंस बनेगा ये किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि येट इसमें लगा हुआ है और येट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, लुक द सन डैश ओवर द माउंटेन, देखो जो सूर्य है वो माउंटेन माने पर्वत के ऊपर निकल रहा है। क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अब सीधा अपन आंसर की ओर चलते हैं क्योंकि अपन को भाई 120 प्रश्न करने हैं ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज राइजिंग लगाएंगे। लुक ये बता रहा भैया कि अभी देखो, यानी कि वो चल रही है, जो भी क्रिया वो देख रहा है और देखने के लिए बोल रहा है, यानी प्रेजेंट की बात बता रहा है कि देखो सूरज निकल रहा है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं। इज एम आर आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इज राइजिंग का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, लुक द सन इज राइजिंग ओवर द माउंटेन। आगे बढ़ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। लुक शब्द यह दर्शाता है कि क्रिया भी आंखों के सामने हो रही है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज डिग्री, यानी कि अगले साल तक वो अपनी डिग्री प्राप्त कर लेगा। तो ही विल हैव यहाँ पर हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री। ठीक है, क्यों हो जाएगा वो भी देख लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर जो शब्द है वो भविष्य में किसी समय तक कार्य पूरे होने का संकेत देता है कि यानी ये जो कार्य है, ये उसकी जो डिग्री है वो भविष्य में किसी समय पर जाकर के पूरी होगी, यानी भविष्य की बात बता रहा है। और जब भी भविष्य की बात बताता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका फ्यूचर, और फ्यूचर में हम लगाएंगे विल हैव कंप्लीटेड, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं उड़ सकता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपनी जो इच्छा होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है उसके लिए वर का प्रयोग करते हैं। यह एक काल्पनिक वाक्य है, इमेजिनरी सेंटेंस है। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो वर का प्रयोग किया जाता है। चाहे सब्जेक्ट यहाँ पर आई होता, चाहे ही होता, इट होता या किसी का नाम होता, हमेशा वर का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि ऐसी क्रिया जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्या तुम चिड़िया बन सकते हो, नहीं बन सकते हैं, तो ये काल्पनिक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर का प्रयोग करेंगे और किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर नाउ। ठीक है, क्या कह रहा है, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे सी हैज बीन स्टडिंग, वो मतलब 5 साल से जो इंग्लिश है इसको पढ़ रहा है। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, फॉर 5 ईयर समय की अवधि यानी ड्यूरेशन बताता है, जो यह दर्शाता है कि काम पहले शुरू हुआ है, अभी भी जारी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की यहाँ पर बात की जा रही है। और जहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाती है, हैज बीन, हैव बीन सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है हमारे इस बात को, तो ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर रहा है, हैज बीन स्टडिंग यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखिए, स्पीड को थोड़ा सा तेज रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये वाला जो इंग्लिश की वीडियो होती है काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर मान लीजिए 60 प्रश्न कराने हैं ना, तो उतने में ही आपका मान के चलिए 40 मिनट हो जाता है। अपन को 120 प्रश्न करने हैं, स्पीड थोड़ा सा तेज रखेंगे, डायरेक्ट अपन आंसर की ओर चलेंगे। जब आप ये नोट्स लेंगे, नोट्स के साथ में आपको इसकी PDF मिलेगी, तो आप आराम से बैठ करके पूरे 120 रूल आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, यानी कि हम जो है लास्ट नाइट सिनेमा गए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेंट का प्रयोग करेंगे, वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। क्यों वो देख लीजिए, लास्ट नाइट जो है भूतकाल यानी कि पास्ट की बात बता रहा है, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया जाता है। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखिए, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पर पहुंचे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। क्यों हो जाएगा वो देख लीजिए, जब भूतकाल में 2 काम हुए हों तो पहले होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। 2 काम हो रहे हैं ना, ट्रेन चली गई है, जब हम स्टेशन पहुंचे हैं तो पहले जो काम हुआ है उसके साथ में हैड प्लस V3 लगाएंगे। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी, इसलिए यहाँ पर हैड V3 यानी कि हैड लेफ्ट का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखिए,
ही डैश ए कार इफ ही हैड इनफ मनी, यानी कि वो एक कार खरीद लेता अगर उसके पास में इनफ यानी कि पर्याप्त मनी माने पैसा होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वुड बाई। वुड बाई का प्रयोग क्यों करेंगे वो देख लीजिए। या सेकंड कंडीशनल है, जहाँ पर भी इफ आपको लगा दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। तो देखो सेकंड पार्ट में आपको इफ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यह एक सेकंड कंडीशनल वाक्य है। इफ वाले वाक्य में हैड प्लस V2 का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पहले वाले भाग में वुड प्लस V1। देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैड प्लस V2 आया है और इफ भी लगा हुआ है। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें ये कहा जाता है अगर सेकंड वाले जो सेंटेंस है उसमें इफ लगा हो और हैड के साथ में सेकंड फॉर्म लगी हो तो जो फर्स्ट वाला होगा, जो पहला वाला वाक्य होगा यानी कि इस साइड वाला जो वाक्य होगा उसके साथ में हमेशा वुड का प्रयोग किया जाएगा। ये नियम आपको ध्यान रखना। एक बार फिर से समझ लीजिए नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस हो, बीच में इफ से जुड़ा हो, साथ ही साथ में इफ के आगे वाला जो पार्ट है उसमें हैड के साथ में V2 दिया हो, तो जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, इसलिए वुड बाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, इन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ अगर रखी गई हो, बैठी हो, खड़ी हो, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको हमने दे दिया है। जब कोई भी वस्तु किसी सतह के ऊपर स्पर्श करते हुए रखी हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। अब बिल्ली बैठी है तो स्पर्श कर रही है, किताब रखी है तो स्पर्श कर रही है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। आई एम डैश म्यूजिक, आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फॉन्ड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगल वाले ऑफ का, इस वाले ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऑफ आ जाएगा। हमेशा फॉन्ड के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जाएगा शौकीन वाले वाक्य में। देखिए फॉन्ड शौकीन के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग हियर 2010, यानी कि वो 2010 से यहाँ पर रह रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लगाएंगे, फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर इन। तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट दे दी है इन लोगों ने। भाई 2010 ये बिल्कुल परफेक्ट है, उनको पता है 2010 जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो किसी निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे किसी साल का नाम दिया हो, किसी दिन का नाम दिया हो, कोई समय दिया गया हो 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो ये जो होता है इसके साथ में हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो अनिश्चित समय होता है यानी कि अगले महीने, 5वें महीने, 6वें महीने और अगली साल या इसके बाद ऐसा कुछ दिया गया हो तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, डिवाइड दीज स्वीट्स डैश टू ब्रदर, यानी कि 2 लोगों में, 2 भाइयों में इन स्वीट्स को, इन मिठाइयों को बांट दो। क्या लगाएंगे, तो ध्यान रखना हमेशा 2 लोगों में किसी भी चीज़ को बांटने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो अमंग का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में कोई बात कही जाए तो हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं। सारे आपके नियम यहाँ पर जो है रिवाइज हो जाएंगे बढ़िया से। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि आज ही आपके लिए जो हिंदी के बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि क्रिया हो गया है ना, और संज्ञा हो गया, ये कुछ टॉपिक्स बचे रह गए हैं तो उनको आज करवा देते हैं 150 प्रश्न करवा के। ठीक है, चलिए। सी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर, वो उसको क्या है कि मकड़ियों से डर लगता है। तो अफ्रेड के साथ में भी हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अफ्रेड, डरना वाला जो अफ्रेड होता है उसके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का निश्चित प्रयोग करते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे फॉन्ट के साथ में ऑफ लगेगा सिंगल वाला, अफ्रेड के साथ में ऑफ लगेगा सिंगल वाला। 2 ऑफ होते हैं ना, एक ये ऑफ होता है, एक ये ऑफ होता है, तो ये सिंगल वाला जो ऑफ है वो यहाँ पर लगेगा अफ्रेड और फॉन्ट दोनों के साथ में। आगे, जंप द रिवर, अगर आप किसी नदी में, ये मान लीजिए नदी बह रही है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, सुंदर सी शकल आपकी बना देते हैं मुस्कुराते हुए। अगर आप इस रिवर में जंप करेंगे तो आप गति करके उस रिवर में, यानी कि गति करके उस नदी में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु गति करके उसके ऊपर जा रही हो, मान लीजिए कि बिल्ली जंप करके अगर टेबल पर जा रही हो तो ऑन नहीं लगाएंगे, तो इनटू लगाएंगे। अगर किसी के अंदर आप अगर जा रहे हैं, अगर इस नदी के अंदर आप जा रहे हैं, अंदर की ओर गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जब बाहर से अंदर की ओर गति होती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। नदी में कूदेंगे तो नदी में अंदर चले जाएंगे तो इनटू का प्रयोग करेंगे। ही डाइड डैश कैंसर, जब भी आप किसी कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से अगर मरता है तो उसके साथ में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी, डिजीज की वजह से होती है तो डाई के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलो दिल पे मत लिया करो। अब दिल पे नहीं लोगे तो भाई इसी बात पे लाइक कर दोगे, बढ़िया से लाइक कर दो एक, और यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है आई विल मीट यू डैश 5 PM। फिक्स टाइम दे दिया ना, बिल्कुल हम आपसे आज शाम को 5 बजे मिलेंगे। जब भी आपको बिल्कुल निश्चित टाइम दिया, फिक्स समय दिया गया हो, तो हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई विल मीट यू एट 5 PM। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है। घड़ी के निश्चित समय यानी कि फिक्स टाइम को बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। अगला, द बुक इज डैश द बैग। जो किताब है वो बैग के अंदर रखी हुई है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको अगर इन दिया होता तो आप सबसे पहले इन पर मार्क करते, लेकिन इन नहीं दिया है, लेकिन इनसाइड दिया है। तो एक ही बात है, या तो इन दिया हो या फिर इनसाइड दिया हो। तो जो किताब है वो बैग के अंदर रखी है, इनसाइड द बैग। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु किसी बंद जगह या सीमा के भीतर हो तो इनसाइड या फिर इन का प्रयोग करते हैं। सी ट्रेवल डैश बस। तो आपको ये तो पता ही है, किसी भी वाहन से अगर आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करेंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे। सी ट्रेवल बाई बस। यात्रा के साधनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। बाई बस हो जाएगा, बाई ट्रेन हो जाएगा, बाई प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो साधनों के लिए हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप बोल करके देखिए, कोई भी आर्टिकल लगाना है, यहाँ पर ए एन द या फिर नो आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल लगेगा और कौन सा लगेगा, एन लगेगा। बोल करके देखिए, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आप हिंदी में लिख करके देखिए, हिंदी में बोल करके देखिए, पहला शब्द अगर आपको स्वर दिखाई दे रहा है तो आप निश्चिंत होकर के एन लगा दीजिए। भले ही आपको यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ क्या दिख रहा है, वॉवेल्स दिख रहा है, लेकिन अगर आपको हिंदी में बोलने पर स्वर आ रहा हो, कॉन्सोनेंट दिख रहा है, पहला लेटर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, इसके अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो लिखा हुआ भले ही आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा हो, लेकिन अगर आप बोलते वक्त स्वर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो ऑनेस्ट का उच्चारण ऑनेस्ट ओ से शुरू होता है, जो एक स्वर है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। अगला, आई सॉ डैश यूरोपियन टूरिस्ट यस्टरडे। मैंने एक यूरोपियन टूरिस्ट को कल देखा था। अब लिख करके देखिए, यूरोपियन, यूरोपियन बोल करके देखिए, तो पहले क्या आ रहा है, या आ रहा है, और या क्या होता है, या व्यंजन होता है। तो जहां पर भी व्यंजन आए उसके साथ में हमेशा हम ए का प्रयोग करेंगे। फिक्स रूल है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी रूल पर आते हैं आर्टिकल में। ये रूल अगर आपको पता है तो आप आराम से आर्टिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो, प्राकृतिक कोई भी चीज़ हो, सन हो, मून हो, इनके साथ में दा का प्रयोग करते हैं। किसी भी नदी का नाम हो, गंगा वगैरह हो, तो हिमालय हो, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो फिक्स होता है कि दा का प्रयोग किया जाएगा। दुनिया की अद्वितीय यानी खगोलीय पिंड जो हो जाते हैं, जो कहीं और नहीं है, ठीक है ना, जो बिल्कुल स्पेशल हैं, उनके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉपर इज यूजफुल मेटल। क्या लगाएंगे भैया यहाँ पर, वही यूनिवर्सिटी वाला हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन वाला हो जाएगा। यूजफुल, यूजफुल क्या आ रहा है, या आ रहा है, या क्या है, व्यंजन है, तो ए का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है ही डैश, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। यानी कि ये हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर है। तो जब भी बेस्ट, टॉलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए। आई हैव डैश अम्ब्रेला। मेरे पास में एक अम्ब्रेला है। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि बोल करके देखिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, तो आ रहा है, और आ क्या है, वोवेल है, स्वर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं भाई, थोड़ा ये तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। 27 नंबर, ताजमहल एक स्पेशल चीज़ है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों, हिस्टोरिकल मोमेंट्स के नाम के साथ में भी दा का प्रयोग करते हैं। अगला, सी वेंट टू बी एन इंजीनियर। इंजीनियर बोल के देखो, इंजीनियर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो स्वर आएगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, लेट्स प्ले डैश क्रिकेट। चलो क्रिकेट खेलते हैं। क्या लगाएंगे, तो क्रिकेट के साथ में कोई भी खेलों का नाम अगर आए, इनके साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, वहाँ पर फुटबॉल आया था, आज क्रिकेट आया है। तो किसी भी खेल के नाम के आगे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही स्टडीज डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वही नियम फॉलो कर रहा है। हम कहते हैं आपको बस ये नियम अगर पता हो तो 80% जो आर्टिकल के प्रश्न होते हैं वो इसी नियम पर आते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पर। यूनिवर्सिटी या आ रहा है, और या अगर आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि या क्या होता है, या एक व्यंजन होता है। आगे बढ़ लीजिए भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 31 नंबर। दिस इज द बॉय डैश वॉन द प्राइज। अब इसके साथ में क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, हुम लगाएंगे, हुज विच, किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। व्यक्तियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग करते हैं। अब बॉय क्या है, एक व्यक्ति है, एक जिंदा व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स है, तो बॉय यानी व्यक्तियों के नाम के साथ में हु का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर। अब ये प्रोनाउन की कुछ प्रश्न आ गए हैं। ठीक है,
आगे देखिए, इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज, यानी कि क्या जो फ्रिज है उस फ्रिज में थोड़ा सा भी दूध है क्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एनी आ जाएगा। एनी क्यों आएगा वो देख लीजिए। प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव और नकारात्मक वाक्यों में अक्सर एनी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना, कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाए या फिर नेगेटिव सेंस आए कि भैया उसमें दूध तो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म है एकदम, तो क्या लगाएंगे हम, तो हमेशा हम एनी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, प्रश्नवाचक और नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। आगे, दिस हाउस इज डैश। अब ये जो घर है वो क्या है, माई है, माइन है, मी है, आई है। तो यहाँ पर आएगा माइन। माइन का प्रयोग करेंगे, दिस हाउस इज माइन। माइन का प्रयोग क्यों करेंगे वो देख लीजिए। वाक्य के अंत में बिना नाउन के मालिकाना हक जताने के लिए पजेसिव प्रोनाउन माइन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई नाउन नहीं दिया गया है, केवल घर के बारे में बताया, सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सब्जेक्ट माई मान लेते हैं, यानी हमारा मान लेते हैं। और इसका प्रोनाउन क्या होता है, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो माई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं दिया हो, हक जताना हो, तो माइन लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी इज डैश देन हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर से लंबी है। टालर, टालेस्ट, मोर टाल क्या लगाएंगे। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी कंपैरेटिव हो, यानी कि दोनों में तुलना की जा रही हो, वो अपने सिस्टर से क्या है, लंबी है, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यानी कि टालर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब दो व्यक्तियों की तुलना, कंपैरिजन किया जा रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कि टॉलर का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना, ये एक बार में ही बोल दे रहे हैं, टॉलर, टॉलर बोल दिया ना, रुके क्या, नहीं रुके। लेकिन अगर हम बोलते हैंड सम तो हमको रुकना पड़ता, ब्यूटीफुल। तो जब भी कोई भी शब्द दो पार्ट में अगर डिवाइड हो तो उसके आगे हम मोर या फिर मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कंपैरेटिव बना रहे हैं तो मोर लगाएंगे, अगर सुपरलेटिव बना रहे हैं तो मोस्ट लगाएंगे। लेकिन कोई भी वाक्य अगर एक बार में ही कोई शब्द बोल दे रहे हैं, जैसे टॉलर हो गया, ठीक है, तो टॉलर एक बार में ही हमने बोल दिया, तो इसके लिए हम ER लगाते हैं, केवल अगर हमको सुपरलेटिव और वो बनाना हो, कंपैरेटिव बनाना हो। सुपरलेटिव बनाना हो तो EST लगा देते हैं, टॉलेस्ट हो जाएगा। कंपैरेटिव बनाना तो ER लगा देते हैं, टॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। जब दो पार्ट में कोई भी वाक्य टूटा हुआ हो, कोई शब्द दो भाग में टूटा हुआ, हैंडसम दो भाग में टूटा है, इसके लिए इसके आगे हमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझाने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है। इंग्लिश में यही सिस्टम है, MCQ इंग्लिश के कराते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। देखिए, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड, यानी मेरे पास में बिल्कुल भी कह रहा है कि बहुत कम फ्रेंड है मेरे पास में। देखो, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड, यानी कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा मित्र हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे वो देख लो। फ्रेंड एक काउंटेबल नाउन, आप गिन सकते हैं ना भाई, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त। तो अगर गिने जाने योग्य कोई वस्तु हो तो इसके साथ मैनी का प्रयोग करते हैं। ये कह रहा है मेरे पास में मैनी, मतलब कि आई डोंट हैव, यानी डोंट का मतलब निगेटिव सेंस दे रहा है। मेरे पास है भैया बहुत सारे दोस्त नहीं है, गिने चुने दोस्त हैं, और इतने ही दोस्त रखने चाहिए, गिने चुने दोस्तों जो टाइम पर काम आ जाए। ठीक है ना, तो आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है, काउंटेबल नाउन है, मैनी का प्रयोग करेंगे। अगला, ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश ए बुक। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर भी ईच का प्रयोग आपको देखने को मिल जाए तो ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर जो है साइक्लिक का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए, ईच ऑफ के बाद में नाउन बहुवचन होता है। ठीक है, नाउन बहुवचन होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन क्रिया जो वर्ब है वो हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर ही आएगी। यहाँ पर नाउन आपको देखिए बहुवचन दिख रहा है। ईच ऑफ के बाद में देखो स्टूडेंट्स लगा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना है, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नाइदर के साथ में देखिए, तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज डैश प्रेजेंट, यानी कि उनमें से कोई भी बॉयज प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वॉज, वो देख लीजिए। नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यानी कि वॉज का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, नाइदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ही हिमसेल्फ डैश द वर्क। अब देखिए, चार ऑप्शन आपके साथ में दिए गए हैं। उसने अपना काम स्वयं किया। ठीक है, तो ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, उसने अपना काम स्वयं किया। डिड यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आएगा वो देख लो। वाक्य के भाव के अनुसार ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, उसने अपना काम स्वयं किया, ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज डैश स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव सीन, ये सबसे छोटा बक्सा है जो अभी तक मैंने सीन किया, जो अभी तक मैंने देखा है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। इसका रीजन है, देखो, एक तो दा इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, दूसरा इसका रीजन एक और है, जो वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पहले भी हमने कहीं देखा है, कहीं भी हम कंपेरिजन भी कर रहे हैं। भैया अभी तक जितने बॉक्स को हमने देखा है उसमें ये सबसे छोटा बॉक्स है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। और जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आए हमेशा दा का प्रयोग उसके आगे करेंगे।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन भी हमने आपको बता दिया है। स्मॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द अनिवार्य है। अगला, हु इज डैश रवि और राहुल। ठीक है, बताइए इसमें से बोला गया है, इसमें भी कंपैरिजन कराया जा रहा है भैया। हु इज स्ट्रॉन्गर, यानी कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत है। जब भी कंपैरिजन कराया जाए, राहुल और रवि में कंपैरिजन कराया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ई आर लगा देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बोल के देखिए, स्ट्रॉन्गर एक बार में बोल गए ना, एक बार में भी जब भी कोई जो आपकी क्रिया होती है इसको एक बार में अगर आप बोल दे रहे हैं तो उसके बस लास्ट में ई आर लगा दीजिए, वो ऑलरेडी अपने आप जो है कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगी। दो बार में कोई बोल रहे हो तो उसके आगे आपको मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन कराया जा रहा है, ये तो आपको अभी हमने समझा ही दिया है। चलिए 41 नंबर, ही इज पुअर डैश ही इज हॉनेस्ट, यानी कि वो गरीब है फिर भी वो जो है क्या है, ऑनेस्ट माने ईमानदार है। तो ये दो विपरीत बातें बताई जा रही है भाई, गरीब है लेकिन फिर भी ये ईमानदार है। तो दोनों विपरीत बातें अगर दिखाई जा रही हो, यानी कि एक गरीबी और ईमानदारी को जोड़ने के लिए हम हमेशा बट का प्रयोग करेंगे। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो गरीब होते हैं और ईमानदार होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो ये कुछ ना कोशिश करेगा कि भैया कैसे भी पैसे आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी दो डिफरेंट चीज़ों में कंपेरिजन कराया जाए तो हमेशा जोड़ने के लिए बट का प्रयोग करेंगे। आगे चलिए, अगला है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, यानी कि कठिन मेहनत करो और यू विल फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मतलब कि फेल हो जाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ और का अर्थ नहीं तो हो जाएगा, यानी अन्यथा हो जाएगा। बोल करके देखने भैया, कठिन मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो अन्यथा वाला जो शब्द है वो होता है, अन्यथा वाले वाक्य को दर्शाने के लिए, अन्यथा वाली भावनाओं को दर्शाने के लिए और का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर चेतावनी दी जा रही है भैया वर्क हार्ड और यू विल फेल। वर्क हार्ड मेहनत कठिन करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अन्यथा वाले में हमेशा और का प्रयोग कर। अगला है आई स्टे एट द होम, मैं घर पर रुक गया था, क्यों, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो जब भी कोई कारण बताया जाए, रुकने का कारण बताया जाए, तो ध्यान रखना हमेशा बिकॉज लगाएंगे। बोल करके देखो ना, आई स्टे एट होम, मैं घर पर रुक गया था, पूछेगा क्यों रुक गए थे, क्योंकि इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। और क्योंकि का सेंस कौन देता है, बिकॉज जो है वो क्योंकि का सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि यानी कि बिकॉज लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, वेट हियर डैश आई कम बैक, यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक मैं ना आ जाऊँ। ठीक है, तो एक टाइम दे दिया, तुमको लिमिट बता दी कि जब तक मैं नहीं आ जाऊँ तब तक तुमको इंतजार करना है। तो टिल का प्रयोग समय सीमा बताने के लिए किया जाता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम खड़े रहना। तो ऐसा कोई टाइम आपको दे दे, बाउंडेशन आपके लिए क्रिएट कर दें, तो आप टिल का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑल दो ही इज रिच डैश ही इज अनहैप्पी, यानी कि यद्यपि वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, अमीर है, फिर भी ही इज अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वो क्या है, अनहैप्पी है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी का सेंस देने के लिए येट का प्रयोग करते हैं। ये लीजिए सॉल्यूशन। ऑल्दो के साथ हमेशा येट का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक नियम है। ऑल्दो के साथ में हमेशा ही येट का प्रयोग करते हैं और किसी का प्रयोग करते ही नहीं। पेयर जोड़ने के लिए ऑल्दो येट ऐसे आपको याद रखना है। या तो येट लगा होगा या फिर येट के स्थान पर कॉमा भी लगा सकते हैं। आगे, यू कैन आइदर हैव टी डैश कॉफ़ी, या तो तुम मतलब कि चाय को पसंद करो या फिर कॉफ़ी को पसंद करो। तो अभी आपको बताया था आइदर के साथ में हमेशा और का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो ये हो जाएगी, आइदर के साथ में हमेशा और का प्रयोग करते हैं, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर के साथ अगर आइदर कहीं पर लगा हुआ है तो और लगा दो, नाइदर कहीं पर लगा हुआ है तो नॉर लगा दो। ये इसका क्या होता है, ये भैया होते हैं इसके, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये हमेशा साथ साथ में चलते हैं। ठीक है ना, तो आइदर और नाइदर नॉर, यहाँ पर आप देख लीजिए आइदर लगा हुआ है तो यहाँ पर और लगा देंगे। ठीक है, और ये किसका सेंस देगा, या तो का सेंस देगा। यू कैन आइदर हैव टी, यानी या तो तुम चाय पी लो या फिर तुम कॉफ़ी पी लो। तो या का सेंस देने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं और सिंपल नियम है आइदर और नाइदर नॉर। अगला, स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड डैश इट बिगन टू रेन, जैसे ही मैंने शुरुआत की वैसे ही पानी बरसने लग गया। तो ध्यान रखना स्कैर्सली के साथ में हमेशा वैन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपका पेयर वाला जो है हो जाता है। ठीक है, पेयर वाला कंजक्शन है, स्कैर्सली के साथ में हमेशा वैन का प्रयोग किया था, बस इतना ही याद रखो। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्कैर्सली और हार्डली के साथ में हमेशा WHEN वैन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए, नो सूनर, अब आपको पता है नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। कौन सा देन, THAN वाला। जिन लोगों ने नोट्स लिए होंगे, आप लोगों को नोट्स में हर टॉपिक का डिटेल थ्योरी नोट्स दिए गए हैं, बढ़िया से उसको पढ़िए, उसके बाद में ये टेस्ट लगाइए, आपका काम हो जाएगा, कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तभी आपसे कह रहे हैं भाई 3 दिन हो 4 दिन हो कितने भी दिन बचे हों, आप अगर 7-7 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं, नोट्स कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो श्योर हो जाइए कि आपके अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं। आराम से प्री को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेंस में मेहनत कर लेना, प्री के नंबर तो वैसे भी ना ऐड होने वाले। ठीक है ना, केवल क्वालिफाई करना है मेरे भाई।
चलिए, तो जहाँ पर भी नो सूनर लगा हो इसके साथ हमेशा देन का प्रयोग करेंगे, इसमें कुछ आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग। 49 नंबर देखिए, सी इज सो वीक डैश सी कैन नॉट वॉक, यानी कि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकती। सो के साथ हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं, ये पेयर वाला हो जाता है सो दैट, याद रखना सो दैट, बस इतना याद रखो, काम आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश पास, या तो तुम बहुत मेहनत करो, नहीं तो भैया तुम्हारा पास होना बहुत मुश्किल है। अनलेस यू विल नॉट पास, ठीक है। देखिए, अनलेस का मतलब है यदि नहीं, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे, इसलिए वाक्य होगा यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे, इसलिए यहाँ पर विल नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़िए, दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं। अब हम यहाँ से वोकेबलरी के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, मतलब कि वर्ड आपको इसमें टिक करना है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो इसका सही हो जाएगा रिसीव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, RE, इसको लिख लो एक बार, चलो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाक से। जो चीज़ आप लिख देते हो आपके दिमाग में छप जाती है, ऑप्शन में जब भी आपको मिलेगी आप तुरंत सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लिख के देखो, RECEIVE, ये रिसीव हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है रिसीव, ठीक है। ऐसे ही आज हिंदी वाले प्रश्न भी आपके करा देंगे, वर्तनी शुद्धि, बहुवचन, एक वचन, विपरीतार्थक, इन सबको आज करवा देंगे। देखो, तो अंग्रेजी में एक नियम है कि सी के बाद में हमेशा EI आता है, आई बिफोर एस्पेक्ट आफ्टर सी, यानी कि सी के बाद में हमेशा EI आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। देखो सी लिखा हुआ है, सी के बाद में EI आएगा। हालांकि बस आप तो बस लिख करके देख लीजिए, आप एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, कितने नियम याद करोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिनोनिम यानी कि समानार्थी क्या होगा, अगली, ये तो मतलब कि बुरा होता है, प्रिटी बिल्कुल सही है, डल मतलब होता है एकदम धुंधला, रफ मतलब एकदम खुरदरा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन में बी प्रिटी हो जाएगा। ब्यूटीफुल माने सुंदर, प्रिटी माने सुंदर। तो पर्यायवाची सिनोनिम का अर्थ होता है, पहली बात समझ लीजिए, ब्यूटीफुल और प्रिटी एक दूसरे के, दोनों का अर्थ जो है वो होता है सुंदर होना, इसलिए एक दूसरे के समानार्थी हो जाएंगे। चलिए अगला पूछा आपसे एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक। चलिए विपरीत बता दीजिए। द एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब क्या होता है, एंशियंट का मतलब है पुराना, ठीक है। तो पुराना का उल्टा क्या होगा, नया, जो मॉडर्न होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मॉडर्न, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एंशियंट का अर्थ है प्राचीन और मॉडर्न का अर्थ है आधुनिक। बाकी देखो, ओल्ड का अर्थ पुराना हो जाता है, ठीक है, पास्ट का अर्थ बीता हुआ हो जाता है, हिस्ट्री का अर्थ बीता हुआ हो जाता है, तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। अब वन वर्ड की बात कर लेते हैं। ए पर्सन हु लिव्स फॉर एवर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही जिंदा रहता है, मरता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं इमोर्टल। जैसे कि कलयुग में भगवान हनुमान जी हमेशा से ही जिंदा हैं, हमेशा से ही अमर हो गए हैं, कलयुग में हर जगह वो विद्यमान है, तो कहेंगे हम इमोर्टल हैं वो, ठीक है, कि वो कह सकते हैं अमर हो गए। इमोर्टल को एक तरह से अमर होना भी कहते हैं। ए पर्सन हु लिव फॉर एवर, जो हमेशा जिंदा रहता है, उसको अमर होना कहते हैं और इंग्लिश में इमोर्टल कहते हैं। आगे, जो कभी ना मरे उसे इमोर्टल या फिर अमर कहते हैं। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब क्या होता है, यानी कि टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, एक नई पत्ती पर प्रवेश करना क्या कहलाता है एक शब्द में, ये कहलाएगा, ये एक तरह का मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। तो टू चेंज फॉर द बेटर, यानी कि अच्छे चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी अभी तक आप खराब समय से गुजर रहे थे, अब अच्छे समय में जाने के लिए आपने पारी बदल दी है, यानी कि अपने कार्य करने का तरीका बदल लिया है। आपने शुक्ला सर के नोट्स ले लिए हैं और अब आप उन नोट्स को याद कर रहे हैं, उन नोट्स को पढ़ रहे हैं, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तो आपने तरीका बदल दिया है सफल होने के लिए। अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए थे और अब आप नोट्स लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो टू चेंज फॉर द बेटर, यानी अच्छी उम्मीद, यानी कि अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपने नोट्स लिए हैं, ठीक है ना। तो ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपने व्यवहार में सुधार करना या फिर एक नई शुरुआत करना। अभी तक जो भी तैयारी की थी अच्छी की थी, अब बढ़िया से रिवाइज करने का टाइम आ गया है, तो आप लोग नोट्स से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। अब तक लगभग हमने मान के चलिए 2000 प्रश्न दे दिए होंगे अब तक, ठीक है ना, क्योंकि देखो 500 तो सिविक्स के हो गए, नागरिक शास्त्र के 450 कंप्यूटर के हो गए, 950 तो यही हो गए। इसके अलावा हिंदी के 250 प्रश्न हैं और आपका MP GK के हमने 150 प्रश्न दे रखे हैं ना, करंट अफेयर के 250 प्रश्न दे रखे हैं, तो ऐसे आप जोड़ेंगे तो 2000 के आसपास पहुँच जाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, इससे बाहर कहाँ से जाएगा भैया। चलिए अब इसमें आपको नाउन पहचानना है। आइडेंटिफाई द नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बताइए इसमें नाउन क्या होगा। तो इसमें नाउन आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑनेस्टी है यह एक नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भावनात्मक संज्ञा होती है। आगे बढ़िए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, अब आपको एडवर्ब पहचानना है। सी संग, एक मिनट, सी सैंग स्वीटली, यानी कि वो बहुत मीठा गाती है। अब गाने की विशेषता कौन बता रहा है, स्वीटली, मीठा बता रहा है, इसलिए एडवर्ब क्या हो जाएगा आपका, स्वीटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक है। तो स्वीटली शब्द क्रिया यानी कि गाने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक एडवर्ब हो जाएगा। 58 नंबर, पैसिव वॉइस बताइए। ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाजे को खोला। बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो आप जानते हैं, आपको बता रखा है, आपने नोट्स लिए होंगे, पढ़े होंगे, तो बता रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो हमेशा, मतलब कि जो आपका, और ये हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो हमेशा किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है। तो ओपन्स अगर एस और ई एस आपको लगा दिख रहा हो तो ऑप्शन में देखिए कि इज एम आर कहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो वाज वाला ये दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम टू सेम दे दिया, ये गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं। द डोर इज ओपनड बाई हिम, अगला द डोर इज ओपन बाई हिम। और हम जानते हैं कि भैया जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी ईडी लगाएंगे। अब देखो ईडी वाला कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें ईडी भी लगा है और इज एम आर भी लगा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको रूल्स भी बता दिया। देखिए प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए ऑप्शन ए आपका फॉलो करेगा। चलिए अब एक प्रश्न इनडायरेक्ट का भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम इल, उसने कहा कि भैया मैं बहुत बीमार हूँ। बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वॉज इल, उसने कहा कि वो बहुत बीमार थी। अब देखो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है वो भूतकाल में है, इसलिए अंदर का जो एम है वो बदल करके वॉज हो जाएगा। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भूतकाल में होती है, पास्ट में होती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी हम पास्ट में बदल देते हैं। तो जो एम दिया हुआ है ये एम बदल करके वॉज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। बहुत ठंडी भैया, रूम हीटर चालू कर लेते हैं। आवाज़ तो नहीं आ रही रूम हीटर की? आ रही होगी तो बंद कर देंगे कुछ देर बाद। ठीक है, चलो 60 नंबर, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओमनीसिएंट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओमनीसिएंट जो हर चीज़ को जानता है, सारी बातों को जानता है। तो जो सब कुछ जानता हो उसे हम ओमनीसिएंट यानी कि सर्वज्ञ कहते हैं। इस तरह से आपके 60 प्रश्न जो रैपिड फायर वाले थे वो समाप्त होते हैं। अब हम कुछ प्रश्न टॉपिक वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाइज 60 प्रश्न हम देखेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं वो वाले। चलिए, तो पहला नंबर है सेक्शन 1 में हम कवर करेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, द बुक इज डैश द टेबल। अभी आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हो तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी तो ऑन का प्रयोग किया था, इसमें बुक रखी हुई है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स में, है ना। चलिए, तो इसका आपको बता ही चुके हैं, इसमें क्या बताना। चलो, सिंस वाला भी बता चुके भैया, 2010 से रह रहा है तो सिंस हो जाएगा, इसको छोड़ो, आगे बढ़िए। अगला, सी इज प्रोफिशिएंट इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सर्वज्ञ है। कह सकते हैं कि अपने आप में मतलब कि पूर्णता है, मतलब इंग्लिश में अपने आप को वन मैन ऑफ आर्मी मानता है। ठीक है ना। तो जो भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ में परफेक्ट है उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। सी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। आइए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए, तो किसी भाषा या विषय की कुशलता को दर्शाने के लिए हम हमेशा प्रोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं और प्रोफिशिएंट के साथ में हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। अगला, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, यानी कि जो नदी है वो ब्रिज के नीचे से बह रही है। भाई ये ब्रिज बना हुआ है, इसके नीचे से नदी बह रही है। तो अगर कोई भी चीज़ किसी के नीचे से बह रही हो, गति में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला, ही डाइड डैश कैंसर, वो कैंसर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी आपको बताया है किसी भी वजह से अगर मृत्यु होती है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डाइड ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला, डिस्ट्रीब्यूटेड दीज स्वीट्स द चिल्ड्रन, यानी कि ये जो स्वीट्स हैं, अभी ऊपर क्या किया था, जो मिठाइयाँ थी, जो स्वीट्स थी, उनको दो भाइयों के बीच में बांटा था। तो वहाँ पर दो लोग थे, दो लोगों के बीच में जब बांटेंगे तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटेंगे तो एमंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, दो से अधिक लोगों के बीच में किसी भी चीज़ को अगर हम बांट रहे हैं तो एमंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि अब मैं टहल नहीं सकता, है ना। तो आई एम टायर्ड ऑफ, तो टायर्ड के साथ में ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो टायर्ड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया था, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको टायर्ड दिख जाए उसके साथ में ऑलरेडी ऑफ लगा हुआ ही आएगा। एक फिक्स फ्रेज है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ से थक जाना या फिर ऊब जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलो रो मीटर बंद कर देना, आवाज़ आ रही होगी, बंद कर देते हैं। चलिए, ही जंप डैश द रिवर, तो अगर किसी भी नदी में कूद रहे हैं तो क्या करेंगे, नदी के अंदर चले जाएंगे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। किसी भी चीज़ में अगर आप गति करते हुए कूद रहे हो, अंदर जा रहे हो, मोशन दिखाने के लिए हम हमेशा ही इनटू का प्रयोग करते हैं।
अगला, सी इज मैरिड डैश डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर शादी कहीं पर हो रही है तो मैरिड के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तो मैरिड के साथ में व्यक्ति का संबंध बताने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, मैरिड के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, सीधी बात। अगला है, डू नॉट लाफ डैश द पुअर, यानी कि गरीब व्यक्तियों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो लाफ के साथ में हमेशा ऐड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, लाफ के साथ में हमेशा ऐड का प्रयोग करेंगे, ये सीधे सीधे पूछे गए हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 40 मिनट हो चुके हैं भाई, है ना। 70 प्रश्न भी अपने हो चुके हैं, 50 प्रश्न बाकी है। यही ना, इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इंग्लिश में एमसीक्यू रहते हैं, रूल्स रहते हैं, तो समझाने में समय लगता है। अब देखो, इसी बीच किसी ने पैसे भेज दिए 199, ठीक है। अब वो इंतजार कर रहा होगा कि सर नोट्स क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो भैया, जब क्लास चलती रहती है नोट्स हमको भेजना रहता है, और क्लास के वक्त में कैसे भेज सकते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा सा समय लेकर के जैसे ही क्लास खत्म होती है तो फिर हम नोट्स को भेजते हैं, क्योंकि क्लास खत्म होते ही टीम को भेजी जाएगी, वो लोग क्लास अपलोड करेंगे, फिर इसी बीच हम क्या करेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे ना। तो थोड़ा सा समय लगता है, तो घबराना नहीं चाहिए। आपने जैसे पैसे भेजे, जैसे ही आपका मैसेज सीन होगा, अभी हमने मैसेज देखा नहीं, जैसे ही मैसेज आपका सीन होगा, यानी कि ग्रीन टिक जैसे ही लगा मैसेज के ऊपर, उसके 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके पास में नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो घबराना नहीं है। चलिए, डू नॉट लाफ, लाफ के साथ में ऐड का प्रयोग करेंगे, किसी का मजाक उड़ाने या किसी पर हंसने के लिए लाफ ऐड का प्रयोग किया जाता है। आगे, अब अगला सेक्शन है अपना सेक्शन 2, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए, इसको देख लेते हैं। इसमें भी आपके जितने नियम होंगे वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ही ओपन्स द डोर, अभी आपको बताया था एस या ईएस लगाओ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देख लीजिए, कहाँ पर इजेएमआर दिया गया है और ईडी दिया गया है। देखिए, यहाँ पर वाज दिया, हटा दो, यहाँ पर इजेएमआर दिया, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ईडी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इजेएमआर नहीं है, इसको हटा दो। अब दो बचे अपने पास में, द डोर इज ओपनड बाय हिम, द डोर इज बीइंग ओपन बाय हिम। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे सीधे द डोर इज ओपनड बाय हिम, ईडी और आई एस, यानी कि इज एम आर, इसके साथ में ईडी वर्ब में लगा हो, वही अपना आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए भैया, सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में पैसिव बदलने के लिए इजेएमआर प्लस बी3 का प्रयोग करते हैं, याद कर लेना। अगला, हु रॉट दिस बुक, किसने ये किताब लिखी है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या किया जाता है, जब भी कोई भी चीज़ हु से शुरुआत हो तो ध्यान रखना हमेशा इसका जो आंसर होगा, जो पैसिव होगा, वो बाई हुम से चालू होगा, बाई हुम से। अब देखो, बाई हुम कौन कौन से दिया है, ऊपर के 2 में बाई हुम दिया है, बाकी में नहीं दिया है तो काट दो, नीचे के 2 तो अपने आप ऑलरेडी खत्म हो गए, अब ऊपर का बचा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर रोड दिया गया है, रोड का अर्थ है, यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट दिया है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे प्रेजेंट को करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बाई हुम वॉज दिस बुक रिटन, यानी किसके द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन, कि जब भी हु से शुरुआत हो तो बाई हुम का प्रयोग करेंगे, और रोट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो वॉच का प्रयोग करेंगे पैसिव बनाते समय। अगला देखिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें आप देखेंगे कंटिन्यूअस में दिया गया है, कंटिन्यूअस में जब भी दिया गया हो तो अपना आंसर किस में आएगा, अपने आंसर में हमेशा बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। अब पहले बिना बीइंग वाले छांट लो, ऑप्शन ए में बीइंग नहीं दिया है, काट दो, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है, सी में दिया है, ऑप्शन डी में नहीं दिया है, काट दो। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, सी इज सिंग, यानी एक वचन है, और हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, बस केवल बीइंग लग जाएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी इज एम आर होना चाहिए, बीइंग लगा होना चाहिए। ऑप्शन सी में लगा है, इज एम आर भी है और बीइंग भी है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाते समय बीइंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए, शट द विंडो, शट द विंडो आपको आदेश दे रहा है कि भैया विंडो को बंद कर दो। तो जब भी ऐसा कहीं पर भी आपको दिया गया हो, आदेश दिया गया हो, और तो हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, पैसिव बनाते समय लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और लेट के साथ में बी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, लेट से कौन कौन सा शुरुआत हुआ है, ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा। अब लेट के साथ में बी किस में लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए में लगा है, लेट द विंडो बी शट, ठीक है। तो लेट प्लस बी, इसका प्रयोग करेंगे जब भी आदेश दिया जा रहा हो, तो लेट द विंडो बी शट। ये रहा यहाँ पर सॉल्यूशन। आज्ञावाचक यानी कि एम्पेरेटिव वाक्यों का पैसिव लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी तरीके के हिसाब से बनता है, यानी कि यहाँ पर ये वाला नियम फॉलो करेगा। अगला, आई हैड फिनिश द वर्क, मैंने अपने कार्य को समाप्त कर लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। जहां पर भी हैड लगा हो तो हैड का अगला जो चेंज होगा, हैड के साथ में केवल बीन लगा देंगे, बाकी पूरा सिस्टम वही रहेगा। तो द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। देखिए यहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट यानी हैड को पैसिव बनाते समय हैड बीन प्लस भी3 में बदल दिया जाता है। अगला नंबर 16 देखिए, पोस्ट दिस लेटर, यानी कि इस लेटर को पोस्ट कर दो। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्ट, क्योंकि अभी आपको बताया था जब भी आपको आज्ञा दी जा रही हो, आपसे निवेदन किया जा रहा हो, तो लेट का प्रयोग करेंगे, और लेट के साथ में हमेशा बी का प्रयोग करेंगे। तो लेट प्लस बी3। आगे बढ़िए, स्पीड बढ़ा लेते हैं ना, नहीं तो 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी।
दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सिस्टम किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो बस बीइंग देख लीजिए कहाँ पर बीइंग लगा हुआ है, ठीक है। एमआर होना चाहिए, बीइंग होना चाहिए, ऑप्शन बी में ही केवल दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुलिस कॉट द थीफ, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेकंड दिखाई दे रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखो कौन से ऑप्शन पास्ट कंटिन्यूअस का पूरा नियम फॉलो कर रहा है, तो वॉज कॉट, यानी कि द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, यानी कि जो आपका पास्ट कंटिन्यूस तो बनाएंगे लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ध्यान रखना है ना। ऐसा मत करना भैया पास्ट कंटिन्यूस बना दिया और आईएनजी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। हमेशा पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ये रहा इसका नियम। आगे बढ़िए। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में बात की जा रही है, तो फ्यूचर सिंपल में अगर बात की जा रही हो तो बस केवल बी लगा दो और भी3 लगा दो। देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल आई विल बी हेल्प्ड बाय यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा मदद किया जाऊँगा, मतलब मेरी मदद तुम्हारे द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर सेल लग जाएगा क्योंकि आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। सेल आई बी हेल्प्ड बाय यू बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ये रहा इसका नियम। फ्यूचर सिंपल में विल सेल प्लस भी3 प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं। आई के साथ में सेल जो है वो बिल्कुल सही उपयोग होता है, ठीक है। तो आई के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन, यानी किसी ने मेरी जो पेन है उसको चोरी कर लिया है। यहाँ पर आपका लग जाएगा माई पेन हैज बीन स्टोलन, ठीक है। हैज के आगे क्या लगा देंगे, केवल बीन लगा देते हैं, हैज के आगे बीन लगा करके आप इसको क्या बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। ये रहा इसका रूल्स। प्रेजेंट परफेक्ट हैज को पैसिव बनाते समय हैज बीन और भी3 में बदल दिया जाता है। चलिए अब टॉपिक नंबर 3 नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला देख लेते हैं। चलो 21 नंबर, राम सेड आई एम बिजी, राम ने कहा भैया मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम सेड दैट ही वाज बिजी। क्यों हो जाएगा वो देख लो। रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है वो भूतकाल में, अभी आपको बताया था जब भी रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी हम भूतकाल में बदल देते हैं। तो यहाँ पर सैड भूतकाल में दिखाई दे रहा है तो एम को हटा करके क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, इससे पहले वाले में बताया था, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो इज एम आर को वॉज में बदल दिया जाता है। आगे बढ़िए। आई सेड आई विल गो देयर, मैंने उससे कहा भैया देखो मैं वहां पर जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड गो देयर, विल को वुड में बदल देंगे, क्यों बदल देंगे वो देख लो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल को वुड में परिवर्तित कर दिया जाता है, ये नियम है। जहां पर भी विल लगा मिल जाए उसको आप वुड में चेंज कर दीजिएगा। चलिए 23 नंबर, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जा रही है। भैया ये बिल्कुल सत्य है, टीचर ने बोल रखा है कि भैया जो अर्थ है वो गोल गोल घूमती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए टेंस कभी भी नहीं बदलता है, जैसे का तैसा रहेगा, यानी द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, यही कर देंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और टेंस को हमेशा प्रेजेंट में बनाते हैं, ठीक है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको हमेशा प्रेजेंट में बनाया जाता है, शुरुआत में बता रखा था आपको। अगला, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा सेड टू, यानी कि सी आस्क्ड मी। यहाँ पर जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो नरेशन में इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। आर जहाँ पर लगा हो इसको हम वाज में चेंज कर देते हैं, अभी आपको शुरू में बता रखा है, ठीक है ना। सेड अगर होता है तो इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं और वाक्य जो है वो सिंपल यानी कि वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड प्लीज हेल्प मी, उसने कहा कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, जहाँ पर भी रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो प्लीज लगा हो तो ध्यान रखना उसमें हम चेंज करते समय रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर प्लीज वाले वाक्य में इनडायरेक्ट बनाते समय रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, ब्रावो यू हैव डन वेल सेड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा ब्रावो बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जब भी आपको मतलब शाबाशी दी जा रही हो तो उसके साथ में हमेशा अप्लाउज्ड का प्रयोग करते हैं। द कैप्टन अप्लाउज्ड हिम सेइंग दैट ही हैज डन वेल, यानी कि कैप्टन ने उसकी सराहना करते हुए कहा उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये रहा नियम, ब्रावो प्रशंसा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए अप्लाउड सेइंग दैट का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, ही सेड अलास आई एम रूइंड,
उसने बहुत ही दुखी होते हुए कहा, आह मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर कोई मतलब कि दुखी से होकर के बोलता है तो ऐसी स्थिति में आपको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, ये शब्द आपको लगा मिल जाएगा। अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने दुखी होते हुए कहा, दैट ही वाज रूइंड, वो बर्बाद हो गया है। इज एम आर को हमेशा वॉज वर्ड में चेंज करते हैं, कई बार आपको बता रखा है, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो अलाज जो है वो दुख व्यक्त करता है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, माई मदर सेड टू मी डोंट गो आउट, मेरी माता ने मुझसे कहा कि बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो बाहर नहीं जाना है मतलब कि माता जी मना कर रही हैं, और मना करने के लिए फॉरबिड का प्रयोग करते हैं। फॉरबिड का अर्थ ही होता है मना करना। ठीक है, तो माई मदर फॉरबिड मी टू गो आउट, मेरी माँ ने बाहर जाने के लिए मना किया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा इसका नियम, किसी भी काम को मना करने के लिए फॉरबिड का प्रयोग किया जाता है जिसके साथ नॉट नहीं लगाया। फॉरबिड ऑलरेडी अपने आप में ही नेगेटिव है, इसके साथ में नॉट क्या लगाओगे, फॉरबिड का अर्थ ही है मना करना, है ना, तो नॉट का प्रयोग इसके साथ में कभी नहीं करते हैं। ये आपको कॉमन एरर में देखने को मिल जाता है, कभी कभी फॉरबिड के साथ में नॉट लगा हुआ मिल जाता है। चलिए आगे बढ़िए। ही सेड आई हैव पास द एग्जाम, उसने कहा कि मैं एग्जाम को पास कर गया हूँ, मैंने एग्जाम को पास कर लिया है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसका इनडायरेक्ट जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जाम, उसने कहा उसने एग्जाम को पास कर लिया है, तो हैड लगा देंगे भाई। ठीक है, अगला, दे सेड वी आर प्लेइंग, उसने कहा कि हम लोग खेल रहे हैं। तो ये आपका जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दे के अनुसार दे में बदल जाएगा, मतलब कि ये सीधे सीधे कह रहा है कि भाई ये जो वी है ना ये भी बहुवचन है, तो ये भी दे में बदल जाएगा। तो दे सेड दैट दे वर प्लेइंग, उन्होंने कहा कि वे लोग खेल रहे थे। ठीक है, ये जो वी है वो दे के अनुसार दे में ही बदल जाएगा, तो दोनों जगह पर दे लगा हुआ मिलेगा आपको। और इज एम आर को हमेशा वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं, ये तो बता ही रखा है। ठीक है, जब भी दे दिया गया हो तो ये वी को भी आप दे में ही चेंज कर देंगे। इस तरह से आपका नरेशन समाप्त होता है। अगला टॉपिक है वोकैबुलरी। चलिए वोकैबुलरी देख लेते हैं, कुछ वोकैबुलरी के प्रश्नों को कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ एबंडन, एबंडन का सिनोनिम बताइए। एबंडन का अर्थ होता है किसी को त्याग देना है, बताइए क्या होगा, इसका होगा फॉरसेक। फॉरसेक का अर्थ ही होता है त्याग देना। कीप माने रखना, सपोर्ट माने सहायता करना, ज्वाइन माने जुड़ जाना। तो फॉरसेक का अर्थ क्या हो जाएगा, फॉरसेक का अर्थ होता है त्याग देना या फिर बाहर निकल जाना, और एबंडन का भी अर्थ होता है त्याग देना। तो एबंडन का अर्थ होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना, जिसका पर्यायवाची फॉरसेक हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे हुए प्रश्न है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आगे बढ़िए। एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है पुराना, तो इसका भी बता रखा है, एंशियंट का उल्टा मॉडर्न हो जाएगा एंटोनिम। आगे बढ़िए। सिनोनिम ऑफ बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का क्या अर्थ होता है, तो बेनीवोलेंट का अर्थ है दयालु होना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा, तो काइंड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीडी माने होता है चालाक, रूड माने मतलब कि खुरदुरा बिहेवियर करने वाला, बहुत गलत बिहेवियर करने वाला, और क्रूअल माने हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु या फिर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं बहुत क्रूअल है, वो बहुत ही क्या कहेंगे उसको, निर्दयी है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेनीवोलेंट का सिनोनिम हो जाएगा काइंड। आगे बढ़िए। एंटोनिम ऑफ फ्रिजाइल, फ्रिजाइल का अर्थ होता है क्षण भंगुर, यानी कि फ्रिजाइल का अर्थ होता है टूट जाने वाला, छूते ही टूट जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं भंगुर। ठीक है, अब क्या पूछ क्या रहे हैं, इसका एंटोनिम पूछ रहे हैं, इसका उल्टा पूछ रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, जो कभी भी ना टूटे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट का अर्थ होता है एकदम मुलायम, डेलिकेट का अर्थ भी होता है एकदम टूटने योग्य, वीक का अर्थ होता है कमजोर, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ एनोरोमोस, एनोरोमोस का सिनोनिम क्या होता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनोरोमोस का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है विशाल होना। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो ह्यूज जो होता है, ह्यूज का अर्थ भी होता है बड़ा होना, मतलब ह्यूज सिक्स बोलते नहीं ये कमेंट्री में, ह्यूज सिक्स यानी कि बहुत दूर तक मार दिया है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़िए। एंटोनिम ऑफ होस्टाइल, होस्टाइल का एंटोनिम बताइए। तो होस्टाइल का अर्थ क्या होता है, तो होस्टाइल का अर्थ है शत्रुतापूर्ण होना, शत्रुता, किसी के साथ में शत्रुता है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, विपरीत क्या होगा, तो फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं एनेमी माने शत्रु हो जाएगा, एंग्री माने गुस्सा होने वाला, रफ माने भी खुरदुरा हो जाता है, गलत व्यवहार वाला हो जाता है, तो ये तीनों अपोजिट हो जाएंगे इसके, यानी कि ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, है ना, होस्टाइल की। और ये फ्रेंडली जो है इसका अर्थ होता है मित्रतापूर्ण, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 37 नंबर है सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड माने क्या होता है, कैंडिड माने होता है एक तरह से मतलब बहुत कम बोलता हो जो, है ना, इसका सिनोनिम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रैंक, फ्रैंक इसका हो जाएगा। कैंडिड का अर्थ है स्पष्टवादी या फिर निष्कपट होना, यानी कि बिल्कुल भी जिसके मन में कोई भी कपट नहीं हो, उसका अर्थ होता है यानी कि कैंडिड, यानी कि निष्कपट होना। और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैंक, कहते हैं बहुत फ्रैंक है, यानी कुछ भी बोल जाता है, अच्छे से बोल जाता है, बेबाकी से बोल जाता है। कैंडिड का अर्थ होता है बेबाकी,
बेबाकी, ठीक है, यानी कि जो बोलेंगे भैया साफ साफ बोल देंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बोलने का अर्थ है, जैसे हम बोल देते हैं भैया सीधी सी बात है, जो लोग नोट्स लेंगे उनको मैराथन की पीडीएफ दी जाएगी, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी लोग वीडियो देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने बिल्कुल कैंडिड हो, बिल्कुल बेबाकी से बोल दिया है, फ्रैंक होकर के बोल दिया है। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है, बोल रहे हैं कि एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम बताइए। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी, यानी कि जिसको हर बात पे आशा रहती है कि भैया पास हो जाएंगे हम, ये हमको उम्मीद है, अगर हम नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, यानी इसको उम्मीद है। इसका एंटोनिम पूछ रहे हैं, तो इसका एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे बढ़िए, सिनोनिम ऑफ डेलीजेंट। डेलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा, तो पहले पता हो तो डेलीजेंट का अर्थ क्या होता है। डेलीजेंट का अर्थ है मेहनती या फिर परिश्रमी होना, ठीक है, मेहनती होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। अब ये तो जानते हैं, लेजी माने आलस वाला हो जाता है, केयरलेस माने जिसको किसी बात की केयर नहीं रहती है, प्राउड माने बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हार्ड वर्किंग, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, एंटोनिम ऑफ बैरन। बैरन का अर्थ क्या होता है, बैरन का अर्थ होता है बंजर होना, है ना। बैरन द्वीप भी है ना, जहाँ पर अपने यहाँ ज्वालामुखी पाया जाता है, अभी जीएस वाले को उसमें वीडियो में बताया था, बैरन द्वीप है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो ये आपका बैरन का उल्टा होता है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ जमीन, ये इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए अगला सेक्शन आ जा रहा है कंजक्शन। अब सेक्शन नंबर 5 जो हम कंजक्शन के 10 प्रश्नों को कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। ये तो अभी आपको बताया था, किसी भी विपरीत चीज़ में अगर कोई बात की जा रही हो तो उसको जोड़ने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। अगला, वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो और का प्रयोग यहाँ पर करेंगे नहीं तो के लिए या फिर अथवा के लिए। अगला, नाइदर, अभी ऊपर आइदर वाला कराया था, नाइदर यहाँ पर कर लेते हैं। आइदर के साथ में हमेशा EITH ईयर के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, तो नाइदर के साथ में क्या लगाएंगे, नॉर लगाएंगे। तो नाइदर जहाँ पर मिल जाए उसको नॉर के साथ में जोड़ा जाता है। आगे बढ़िए, हार्डली, ऊपर आपको स्केर्सली वाला कराया था, यहाँ पर हार्डली करा देते हैं। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन स्टार्टेड। जैसे ही मैं मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंच ही पाया था कि ट्रेन चालू हो गई थी। तो हार्डली और स्केर्सली के साथ में हमेशा वैन का प्रयोग किया जाता है, अभी आपको ऊपर भी बताया था। आगे बढ़ते हैं, बोथ सीता डैश गीता आर सिंगर, यानी कि सीता और गीता दोनों सिंगर हैं, यहाँ पर एंड के द्वारा इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बोथ के साथ में हमेशा एंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, याद रखना है आपको। अगला, ही इज सो वीक, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, डैश ही कैन नॉट वॉक, तो इस सो के साथ में दैट का प्रयोग करते हैं हमेशा, सो दैट, एक पूरा जो है पेयर ऑफ कंजक्शन बन जाता है। आगे बढ़िए, वेट हियर डैश कम, ये आपका रिपीट हो गया है, वेट हियर टिल आई कम, जब तक मैं नहीं आ जाता, ठीक है। नो सूनर, नो सूनर के साथ में हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, और इस वाले THAN का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। जहाँ पर भी नो सूनर मिल जाए इसके साथ हमेशा THAN वाले देन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए, ऑल्दो के साथ हमेशा येट लगाते हैं, अब ये बता ही रखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल्दो दिख रहा है, ऑल्दो के साथ में येट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़िए, 85, यू कैन टेक डैश टी और कॉफ़ी, तो ये भी आपको बताया था, यू कैन टेक, या तो तुम कॉफ़ी ले सकते हो या फिर तुम चाय ले सकते हो, तो दोनों में से एक को चुनने के लिए आइदर और का प्रयोग करते हैं। चलो नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला प्रश्न है, स्लो एंड स्टेडी डैश रेस, यानी कि लगातार चलना और धीरे चलना रेस को जिता देता है, जो आपने कछुआ वाली कहानी में सुना हो, कछुआ और खरगोश वाली में। तो यहाँ पर विंस का प्रयोग करेंगे। जब दो शब्द मिलकर के एक ही विचार प्रस्तुत कर रहे हों तो क्रिया एक वचन की होती है, यानी कि स्लो चलो और स्टेडी लगातार चलते रहो तो तुम जीत जाओगे। दोनों का उद्देश्य क्या है, जीतना, तो एक ही विचार को व्यक्त कर रहे हैं, ऑप्शन बी विंस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर दो चीज़ के बारे में बताई जा रही है, लेकिन दोनों एक ही भोजन की इकाई है, यूनिट एक ही है, तो ब्रेड एंड बटर के साथ में हमेशा एज का प्रयोग करेंगे। एंड से भले ही जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों क्या हैं, एक साथ में खाई जाती हैं, तो ब्रेड एंड बटर एक ही भोजन की इकाई है, इसलिए एज का प्रयोग लगेगा। ये हमेशा पेयर में यूज होती हैं, तो ब्रेड एंड बटर देखने में बहुवचन, लेकिन इसके साथ में एज का प्रयोग करेंगे। अगला, द कमेटी इशूड इट्स रिपोर्ट, यानी कि कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई है। तो समूहवाचक संज्ञा कहीं पर भी दिखाई दे आपको, कलेक्टिव अगर नाउन आपको दिखाई दे और जो एक मत हो, एक ही बात कह रहे हो, तो इनके साथ में भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हैज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। 54 नंबर, ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश ए बुक, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के पास में किताब है, तो इसके साथ में हैज लगाएंगे। ईच ऑफ के साथ में ध्यान रखना जो नाउंस होता है वो प्रोनाउन होगा, और सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िए, ये आपका रूल भी दिया गया है। 55 नंबर, आइदर यू और डैश मिस्टेकन, ठीक है, आइदर यू
और ही डैश मिस्टेकन, तो आइदर भी लगा है और भी लगा, तो लगाना क्या है यहाँ पर, लगाना आपको यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो आइदर और के साथ में हमेशा बहुवचन सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइदर और क्रिया में वर्ब हमेशा पास वाले कर्ता के अनुसार लगाते हैं। तो पास में क्या है, पास में है ही, तो ही के साथ में इज लगाएंगे, ध्यान रखना। आइदर और के साथ में जो डैश के पास में जो करता है उसके अनुसार लगाते हैं। अगर यहाँ पर दे दिया होता तो आर लगाते, ही दिया है तो इज लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग। अब ए नंबर ऑफ के साथ में हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। देखिए ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आर लगता है, जबकि द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर लगेगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ दिया हो तो प्लूरल लगाएंगे, द नंबर ऑफ दिया हो तो सिंगुलर लगाएंगे। अगला 57 नंबर, मैथमेटिक्स डैश इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो मैथमेटिक्स है वो एक कठिन सब्जेक्ट है, तो कहीं पर भी सब्जेक्ट का नाम आए तो उसके साथ में एक वचन की वर्ब लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। हालांकि ये देखने में आपको कैसा लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, एस लगा हुआ तो बहुवचन होगा, लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन काम सिंगुलर का करते हैं, इसलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलो अगला 5 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 5 मील जो है वो एक बड़ी डिस्टेंस है, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी इज का प्रयोग करेंगे। निश्चित दूरी निश्चित वजन को दर्शाने के लिए एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर डैश प्रेजेंट, यानी कि जो किंग है वो सभी मिनिस्टर्स के साथ में प्रेजेंट है, आ गया है, तो इसके साथ में वॉज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो देख लो, जब दो कर्ता विथ से जुड़े हों और तो क्रिया जो है पहले कर्ता के अनुसार लगती है। विथ एलोंग विथ से जुड़े हुए कर्ता में जो आगे की क्रिया लगाएंगे वो पहले के अनुसार। तो किंग क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग मतलब वॉच का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, सिंगुलर का, क्योंकि ये विथ के साथ में जुड़ा हुआ है। ये रहा इसका नियम। 60 नंबर देख लीजिए, जो कि आपका 120 नंबर का प्रश्न है। मैनी अ मैन डैश डाइड इन द वॉर, बहुत सारे लोग वॉर में मारे गए। इसके साथ में भी हम हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, तो मैनी ए के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये रहा नियम। मैनी ए के बाद में आने वाला सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है, यानी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी और नाउन भी सिंगुलर रहेगा मैनी ए के साथ में, ठीक है भाई। इस तरह से आपके ये 120 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। प्रश्न के साथ साथ में आपके नियम भी रिवाइज हो गए बढ़िया से। अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास में, और जिसको भी नोट्स लेना हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। अगर क्यूआर पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इस पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे, पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स से प्राप्त कर लेंगे। नोट्स सबको भेजी जाती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे मैसेज सीन होगा तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे आज ही आपकी हिंदी की वीडियो भी करवा दें जो बचे हुए टॉपिक रह गए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।